हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू इफेक्टिवली प्रिपेयर फॉर अकाउंट रिसीवेबल इंटरव्यू। क्या आपको पता है कि हमारे पास स्किल सेट और नॉलेज होने के बाद भी हम इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसका रीजन रहता है कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। तो आज की वीडियो में मैं उन बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा जिसकी बेसिस पे हम अपना इंटरव्यू या कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, बेशक वो एआर का हो या एपी का हो, डज नॉट मैटर। बट आज की वीडियो में मैं एआर इंटरव्यू पे बात करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग की कंसेप्ट। क्यों? रीजन बिहाइंड इंटरव्यू टेस्ट योर फाउंडेशन यू मस्ट नो, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो भी आपका हायरिंग मैनेजर रहेगा वो ये तो नहीं है कि आपको विदाउट एनी नॉलेज इंटरव्यू की जॉब ऑफर कर देगा। वो एटलीस्ट सम बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्या हो सकते हैं, व्हाट इज द अकाउंट रिसीवेबल साइकिल। अकाउंट रिसीवेबल साइकिल होता क्या है? जैसे इनवॉइस रेस करने से लेकर पेमेंट कलेक्शन के बाद, ठीक है, उसको सेट ऑफ करना, दिस इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल साइकिल। और उसके बाद आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डिफरेंस बिटवीन एपी एंड एआर, कि अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल में क्या डिफरेंस है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। देन व्हाट इज क्रेडिट मैनेजमेंट, क्या आप कैसे अपने क्रेडिट को मैनेज करते हो, कैसे आप अपने क्रेडिट टर्म्स को डिफाइन करते हो। आपने देखा होगा कि हम कई वेंडर के साथ 30 डेज का पीरियड लेते हैं, कईयों के साथ 60 डेज का, और कईयों के साथ हम एडवांस भी सेट करते हैं इन केसेस ऑफ कैश डिस्काउंट, ठीक है, सीडी। और टर्म्स लाइक इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड एजिंग रिपोर्ट, हमें बेसिक पता होना चाहिए कि इनवॉइसिंग, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और एजिंग रिपोर्ट को कैसे एक्सपोर्ट करना और कैसे इसका यूज करना। ये थे कुछ की कंसेप्ट। चलिए अब आगे बात करते हैं। लर्न एपी प्रोसेस। सेकंड स्टेप है आफ्टर गेटिंग अकाउंट रिसीवेबल इंटरव्यू, कि जब भी आप इंटरव्यू में देने जाएं तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो या एपी के प्रोसेस के बारे में पता हो, जिसमें रहता है कि इनवॉइस कैसे रेज करना है, जिसमें सेल से रिलेटेड जनरल एंट्रियां, उसके बाद सेंडिंग रिमाइंडर, कि कैसे आपने रेगुलर बेसिस पे रिमाइंडर भेजने अपने जो वेंडर है जिनको आपने सेल की हुई है उनसे पेमेंट कलेक्शन के लिए। आपने देखा होगा जैसे जो भी यहाँ पे एपी में काम करता है उनको ना पता होगा कि जब किसी वेंडर का इनवॉइस ड्यू होने वाला होता है ना, तो वो डेली बेसिस पे या 5 दिन पहले रेगुलर फॉलोअप ईमेल आनी शुरू हो जाती है, जिसमें लिखता है 5 डे टू लेफ्ट, 4 डे टू लेफ्ट, ठीक है, और उसके बाद 3 डे टू लेफ्ट और सेम डे की इनवॉइस की, यानी वो एक तरह से रिमाइंडर होते हैं कि आप इसकी पेमेंट करवा दीजिए। उसके बाद फॉलोइंग अप ऑन ओवरड्यू पेमेंट्स, ये तो बात होगी जिनकी अर्ली पेमेंट्स की। अब जो ऑलरेडी ड्यू हो चुके हैं उनका फॉलोअप कैसे लोगे? उनको आप कॉल करोगे या ईमेल करोगे या पर्सनल अपनी टीम असिस्ट करोगे जो वहां पे जाएगी कलेक्शन के लिए, जिसमें आपके सेल एग्जीक्यूटिव रह सकते हैं, बीडी रह सकते हैं। देन उसके बाद एडजस्टमेंट एंड रिकंसिलेशन, मंथ एंड पे आप कैसे एडजस्टमेंट करते हो, जैसे क्रूड रेवेन्यू की हो गई, या फिर आप रिकंसिलेशन कैसे करते हो, क्या जिसमें आप जीएसटीएन से रिकंसिलेशन आ सकती है आपकी, ठीक है, या फिर आपके वेंडर रिकंसिलेशन हो सकते हैं। देन उसके बाद आता है कैश एप्लीकेशन प्रोसेस, कि आप कैश को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैश एप्लीकेशन प्रोसेस को कैसे इनिशिएटिव करते हैं। ये थे कुछ एपी के प्रोसेस के बारे में बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ सी रिपोर्ट यूज्ड इन एआर, की अकाउंट रिसीवेबल में कौन कौन सी रिपोर्ट मोस्ट कॉमनली यूज होती है, जिसमें आती है एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट एक कह सकते हो एक टर्म डिफाइन करती है, जैसे 15 टू 30 डे इनवॉइसेस, फिर देन 30 टू 45 डे इनवॉइसेस, कि कौन कौन से इनवॉइसेस इन इन पीरियड में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें हो सकते हैं 30 डे, यानी अपने अपने टर्म से कि एजिंग रिपोर्ट होती है जो हमें आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इनवॉइसेस बताती है कि कौन कौन सा इनवॉइस ड्यू हुआ पार्टी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कस्टमर के आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट, जिसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ हमारे कस्टमर रहते हैं जिनका टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू शो होता है। देन उसके बाद कलेक्शन रिपोर्ट, कि हमारी रेगुलर बेसिस पे क्या कलेक्शन होती है। उसके बाद आती है डे सेल आउटस्टैंडिंग, कि ये एक मैट्रिक है जो डिफाइन करती है कि हमारे जो क्रेडिट सेल है ना वो कैसी है, यानी उसकी जो रेशियो है ना वो कैसे है, ये जितनी हाई रहेगी उतनी बढ़िया रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। गेट फैमिलियर विद सॉफ्टवेयर, आपको कौन से सॉफ्टवेयर के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपने अपने सीवी में मेंशन कर रखा है कि आपको टैली, सैप, यो बुक्स की नॉलेज है, जैसे मेरे को इन तीनों सॉफ्टवेयर की नॉलेज है। तो अगर मैं बात करूंगा तो मेरा एक्सपीरियंस किसके साथ अच्छा है,
अगर मैं बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस जोहो बुक्स के साथ काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग, जो टैगिंग, जो कॉस्ट सेंटर की एलोकेशन जोहो बुक्स में होती है ना, वो कहीं और नहीं देखी मैंने आज तक। सैप में भी होती है, बट जैसे सैप का जो क्राइटेरिया है ना, जहाँ पे इसकी कॉस्टिंग की बात करो तो ये छोटी बड़ी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके लाइसेंस काफ़ी महंगे हैं। इसको अगर सैप को इम्प्लीमेंटेशन करवाना है ना आपने, तो आपको मोर देन करोड़ में आपका एक्सपेंसेस आएंगे। तो इसलिए काफ़ी कंपनी जो बुक्स प्रेफर करती हैं, और काफ़ी ये इंडियन सॉफ्टवेयर काफ़ी रिलायबल है। तो आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ कोई भी एक, जो भी कह सकते हो आप कि एक सेट ऑफ डिफाइंड, कोई भी आप एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस शेयर कर देना। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उन जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो उसमें आप इनवॉइस के शॉर्टकट्स क्या है, इनवॉइस पोस्टिंग के आप वेंडर के लेजर्स कैसे देख सकते हो। जैसे अगर मैं टैली में बात करूं, तो अगर टैली में मुझे देखना हो तो मैं DAL प्रेस करूंगा, ठीक है। वहीं अगर मैंने यो बुक्स में देखना है तो मैं परचेसेस में आकर अपने वेंडर्स को चेक करूंगा, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना टैली के रिगार्डिंग जो भी आपकी नॉलेज है उसको डिफाइन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर, प्रिपेयर फॉर कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। आपको पता है कि ये जो नीचे 4 क्वेश्चन है ना, ये इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे। 100% चांसेस इसकी जो एक्यूरेसी है 100%, चारों में से एक पूछा ही जाएगा। हाउ डू यू हैंडल ओवरड्यू अकाउंट्स, डज नॉट मैटर कि वो फाइनल राउंड है या सेकंड राउंड है, ये पूछा जाएगा। देन उसके बाद आपका आता है व्हाट इज एआर रिकंसिलेशन। देन वी मूव टू व्हाट इज द जर्नल एंट्री व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड, कि जब पेमेंट आपको रिसीव होती है तो क्या जर्नल एंट्री पास करते हो आप, ठीक है वो। उसके बाद हाउ डू यू हैंडल अनअप्लाइड कैश, क्या आप जो अनअप्लाइड कैश होता है, जो इनवॉइसेस में शो होता है, उसको कैसे ट्रीटमेंट करते हो उसकी, ठीक है। तो ये इसकी आप बेसिक, अगर आपने इसमें प्रेपरेशन करनी है तो इनको किताबें कीड़े की तरह ना पूरा रट लेना, काफी हेल्प मिलेगा आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हम बात करते हैं हाउ टू हाईलाइट योर एक्सपीरियंस, कि कैसे अपना अपना एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं अभी AP में काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोर AP है, तो मैं वहाँ पे मंथली मोर देन 500 प्लस इनवॉइसेस को विद द एक्यूरेसी ऑफ 99%, क्योंकि 1% का डिस्प्यूट आता ही आता है किसी इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में रहता है। तो अगर मैं बात करूं तो आपको जो अपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना है वो कैसे होना चाहिए। जैसे मंथली कलेक्शन के टारगेट, व्हाट इज योर मंथली कलेक्शन टारगेट। फॉर एग्जांपल इफ यू आर रेजिंग ए इनवॉइस ऑफ मंथली सेल इज 3 to 4 करोड़, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जिसमें आपकी कलेक्शन 3-4 करोड़ होगी, तो नेक्स्ट के टर्म्स 30 डेज 60 डेज के बेसिस में रह सकते हैं। तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, और उसमें डिस्प्यूट आ जाते हैं, तो हैंडलिंग ऑफ डिस्प्यूट, किसके एंड पे डिस्प्यूट आया है, वो आपके सेल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आया, या आपके BD की तरफ से आया, या आपकी कुछ इनवॉइस में डिस्क्रिपेंसी थी। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ इनवॉइस मैनेज, कितने इनवॉइस मैनेज करते हो। अगर मैं आपके 3-4 करोड़ की सेल कहूँ, तो ऑन एन एवरेज जो भी आपका एवरेज प्राइस रहेगा, आप कितने मंथली बेसिस पे कितने इनवॉइस हैंडल करते हो, 500 600 वट एवर इट इज, डज नॉट मैटर, बट आप कितने एक्यूरेसी के साथ करते हो ये जरूर मेंशन करना। और उसके बाद एक्सपीरियंस विद रिकंसिलेशन, बैड डेब्ट्स और प्रोविजन, कि आप मंथ एंड में अपनी क्लोजिंग एंट्री को कैसे पास आउट करते हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि बैड डेब्ट्स की ट्रीटमेंट कैसे करते हो, उनको प्रीमियम बेसिस पे कैसे लेते हो, ये सारा कुछ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड सॉफ्ट स्किल्स नीडर, कि आपको जो बेसिक सॉफ्ट स्किल की जरूरत है ना वो पड़ेगी, और उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको अच्छे टीम लीडर बनना है, आपको अच्छे एक मैनेजर बनना है, आपको सारी जिंदगी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे नहीं रहना, तो ये स्किल आपके लिए काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि आप पोलाइटली फॉलो अप कैसे करते हो, आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक वेंडर आपका ऐसा है जो इन रेगुलर बेसिस पे पेमेंट कर रहा है, जैसे आपका टर्म्स 30 डे है, तो वो आपको कभी 60 डे में दे रहा है, कभी 75 डे में दे रहा है, तो आप उसके साथ कैसे फॉलो अप करेंगे। और वहीं नेगोशिएशन विद कस्टमर, वही वेंडर के साथ आप रेट को लेकर, डिस्काउंट को लेकर कैसे नेगोशिएशन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टीम कोऑर्डिनेशन फॉर पेमेंट होल्ड और एक्सेलेशन, कि आप अपनी टीम के साथ किसी की पेमेंट जो होल्ड पे है वो, और उसकी एक्सेलेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है, क्या सेटअप यूज कर सकते हो आप, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी बात, तो मैं उस सबसे पहले मैं पकड़ता हूं जो जोन का मैनेजर रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं उसके RSM को, ठीक है, फिर उसके रीजनल हेड को। तो ऐसे आपने भी चेन चलानी है जो रेगुलर बेसिस के फॉलो अप पे हो, ठीक है। चलिए उसके बाद एट लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लोजिंग टिप्स, कि आपने अपने
क्लोजिंग कैसे करनी है, कैसे आपने इंटरव्यू को अलाइन करना है। सबसे पहले आपने जो भी बोलना है वो पूरे एक तरीके से बोलना है, ना ज़्यादा ओवर एग्जीक्यूटेड ना ही कम एग्जीक्यूटेड, जितना पता उतना। और स्पीक क्लियरली, जो भी बोलना है उसका आंसर बिल्कुल क्लियर है और साफ होना चाहिए। देन ऑलवेज बैक योर आंसर विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। जो भी नंबर पोस्ट बोले हो, जो भी आप नंबर क्लैरिफाई करोगे, ठीक है ना, उसके पीछे कोई ना कोई एग्जांपल होनी चाहिए, या एक परफेक्ट सोर्स होना चाहिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही मटेरियल आपके लिए लेके आते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।